मेरे साथ बात करने के लिए इस समय केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। पीयूष गोयल जी, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि कल पूरी रात आप सो नहीं पाए, जरा देश की जनता को विस्तार से बताइए कि कल रात केंद्रीय मंत्री सो क्यों नहीं पाए, क्योंकि कल रात मैं आपके ट्वीट्स देख रहा था, लगातार एक के बाद एक 12 ट्वीट, क्या कारण था? पूरे इस कोविड की लड़ाई के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की है राज्यों की मदद करना, राज्यों को सहयोग देना, राज्यों की ज़रूरतों पे चिंता करना और एक प्रकार से बड़ा अच्छा समन्वय राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में लगातार रहा है। उसी कड़ी में रेलवे ने भी पूरी तरीके से हर राज्य को सहयोग दिया। जिस राज्य को जितनी ट्रेन जब लगी दी, जितने राज्य की क्षमता थी उसके हिसाब से राज्य ट्रेन ले पाए, अरेंजमेंट कर पाए। कल दोपहर को मुझे और खास तौर पे महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी थी कि मैं स्वयं वहाँ के अधिकारियों के साथ 24 घंटों लगातार संपर्क में था। कोई उन्हें चिंता, कोई तकलीफ आती थी तो सीधा मुझे फोन करते थे और मैं रिजॉल्व करता था। कभी मुख्यमंत्रियों को फोन कर रहा हूँ, कभी चीफ सेक्रेटरीज को, समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए। कल एक बेबुनियाद आरोप लगाने का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने टेलीविजन पे मराठी में उन्होंने बोला बेसलेस बेबुनियाद आरोप लगाया। हमको 85 हमें ज्यादा ट्रेनें तो चाहिए, माइग्रेंट्स की बड़ी 80 ट्रेनें चाहिए, ये 35-40 ट्रेनें दे रहे हैं। उन्होंने मराठी में ये बोला और बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कोशिश की, अमित जी उन्होंने ये कोशिश की बताने की कि बड़ी चिंता कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी लिस्टें तैयार हैं उनके पास और वो 80 ट्रेन मांगते हैं तो 30-40 मिलती है। जबकि असलियत ये है कि कल से पहले 65 बार 65 ट्रेन जो हम लगाते थे स्टेशनों पे, उनके रिक्वेस्ट पे वो पैसेंजर्स नहीं ला पाते थे और हमें कैंसिल करनी पड़ती थी। इतनी झरमरा गई है पूरी व्यवस्था, पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व महाराष्ट्र का। वहाँ के प्रवासी मजदूरों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कई लोगों को तो चल के जाना पड़ता है, जिसको देख के दुख होता है। एक वाजिब सवाल आता है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे, एक मिनट आमिश जी, ऐसी परिस्थिति में ऐसा बेबुनियाद जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो मुझे लगा देश के समक्ष सच्चाई जानने की आवश्यकता है। मैंने करीब 7-7:15 बजे 125 ट्रेनें देश भर से मूव करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि उनको कहा कि आपके पास तो लिस्टें रेडी है, आपने टीवी पे कहा हम तो रोज मांग रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो आप दे दो 125 ट्रेनों की लिस्ट, पूरा बैकलॉग हम एक दिन में आपको पूरा कर देंगे। 7:15 बजे से हर घंटे मैं पूछता रहा कि वो लिस्टें क्या है। मेरे अधिकारी तो 5 बजे से मांग रहे थे कि डिटेल्स दो, हमें अगले दिन की तैयारी करनी है जी। और ये सिलसिला 12:30 बजे तक चलता रहा। 12:30 बजे तक कोई उनके यहाँ से पैसेंजर की डिटेल्स नहीं, कहाँ से ट्रेन चलनी है, कहाँ पहुँचनी है। उसके बाद जाके भी 46 ट्रेन 46 सिर्फ वो दे पाए। उसमें 5 पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की थी, जहाँ पे साइक्लोन के कारण भेज नहीं पा रहे हैं, वैसे भी पश्चिम बंगाल ट्रेनें नहीं ले रहे। तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार कल बेनकाब हुई है और आज भी अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि आप डिटेल्स दो तो हम कल की तैयारी कर सकें। अभी भी वो जितनी ट्रेनें मांगे हम कल उतनी ट्रेनें महाराष्ट्र में देने को जितनी ट्रेनें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मांगेंगे, सेना, एनसीपी, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार मांगेगी, वो ट्रेनें आप दे देंगे। लेकिन एक सवाल है कि आपके तो पुराने मित्र रहे हैं उद्धव ठाकरे, यानी अलायंस पार्टनर रहे हैं, तो एक मोबाइल नंबर आप घुमा लेते उद्धव ठाकरे का और बोल देते कि भाई आप ट्रेनें भेज दो। आपने ट्वीट कर दिया तो इसलिए वो ज्यादा नाराज हो गए। आज उनके संजय राउत कह रहे हैं कि आप हमसे ट्रेनों की आज लिस्ट मांग रहे हो, जब आपने उधमपुर से नागपुर ट्रेन चलाई थी तब तो कोई लिस्ट नहीं मांगी थी 14 मई को। मैं समझता हूं वो भी उन्होंने एकदम बेबुनियाद बात कही है। हर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है।
कुछ कंजेशन के कारण कुछ ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से लेके जाना पड़ा और इसका हमने खुलासा चेयरमैन रेलवे बोर्ड द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं ही किया था। तो मैं समझता हूँ हमारा एकदम खुला काम है, खुली तरीके से हमने देश के समक्ष बातें रखी हैं। सबको बिहार और उत्तर प्रदेश जाना है। बिहार उत्तर प्रदेश में लोगों को उतरना, मेडिकल टेस्ट होना, क्वारंटाइन होने में समय लगता है। इतनी बड़ी संख्या में 1.5-2 लाख यूपी, 1.5 लाख बिहार रोज पहुंच रहे हैं। वो दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कलेजा इतना बड़ा है, उनका दिल इतना साफ है कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी या नीतीश कुमार जी ने कोई एक व्यक्ति को आने से नहीं रोका। लेकिन ममता बनर्जी अपने लोगों को लाने नहीं दे रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री और मुझे चिट्ठी लिख दी, इतनी लंबी लिस्ट बना दी कि ये करो, तब तक कोई ट्रेन आने नहीं देंगे। कि कल भी मुंबई की ट्रेन को कैंसिल होना पड़ा क्योंकि केरल सरकार ने चलने नहीं दिया। तो पहली बात तो केरल, पश्चिम बंगाल, इन सबको जवाब देना पड़ेगा वो क्यों नहीं ले रहे हैं ट्रेन। तो जब हमने पीयूष गोयल आप पूरी तरीके से सहयोग देने का, विपक्ष के लोग हंगामा ज्यादा काट रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा देख रहे हैं, असल में मजदूरों की वो चिंता नहीं कर रहे, ये आपका आरोप है कि फोटो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बसें चलाने की बात करती है उत्तर प्रदेश में 1000, लेकिन असल में कोई काम नहीं करना चाह रहा। समस्या ये है क्योंकि आमिर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश हम सबको है, हमने देश की सेवा करनी है, हमने 24 घंटे तट पर रहना है, जितना ज्यादा काम कर सकते हैं हमारे भाई बहनों के लिए करना है और हम उसमें जुटे हुए हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी की टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम संवाद करके या कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। मैं समझता हूं जो प्रदेश अपने लोगों की चिंता नहीं कर सकता वो क्या प्रदेश चलाएगा और क्या प्रदेश में नेतृत्व देगा जी। और मुझे तो बड़ा चिंता है कि मैं खुद मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र वासी हूं, और मुझे वहां की स्थिति आज की देख के और इसीलिए दिन रात जो टीवी पे देखता हूं मुझे बहुत चिंता संजय राउत ने आगाह भी कर दिया कि पीयूष गोयल जी इस पर आप राजनीति मत करिए, आप खुद महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। ये संजय राउत ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। तो मैं कभी संजय राउत जी के वोटों पे ना चुन के आया हूं, ना उम्मीद करता हूं भविष्य में कभी चुन के आने की जरूरत पड़ेगी। और संजय राउत जी अपना प्रदेश संभाल लें, मेरा महाराष्ट्र संभाल दें, मेरे मुंबई के लोगों के स्वास्थ्य को संभाल दें, तो बड़ी कृपा होगी। शिवसेना कह रही है कि एकदम पीयूष गोयल जी ने 7:15 बजे फरमान जारी कर दिया कि लिस्ट लेके आइए, लेकिन इतनी जल्दी तो लिस्ट नहीं तैयार हो पाती। पर अमित जी वो तो खुद कह रहे हैं, उन्होंने दोपहर को कहा हमारी सब लिस्टें तैयार हैं, आप ढूंढ लीजिए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग, आप चला लीजिए। मैंने देखा मराठी में उन्होंने कहा कि हमारे पास लिस्टें तैयार हैं। और उनके अरविंद सावंत माननीय सांसद ने हर एक टीवी में जाके बोला हम तो 200 लिस्टें दे चुके हैं। तो बताएं वो 200 लिस्टें कहाँ हैं। कल 46 आई थी, 5 वेस्ट बंगाल उड़ीसा की चल नहीं पाई, 41 आज चल जाएंगी। अभी भी दे देना, अगर 200 लिस्टें तैयार हैं तो भेज दें, इसमें वाद विवाद क्या करना, पर सिर्फ लिस्टें भेजने की कृपा करते हैं हमारे ऊपर। पर वाद विवाद तो हम कैसे प्लान करें ट्रेन, हवा में तो नहीं प्लान हो सकती है ट्रेन। आपका मंत्रालय, प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि रेलवे मंत्रालय बढ़िया काम कर रहा है, उन पे भी बड़ा प्रेशर है, ये समझना चाहिए। वाद विवाद तो हो गया है, मैं रियल स्टोरी समझना चाह रहा हूं। पीयूष गोयल, हुआ क्या है? एनसीपी अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, जो प्रफुल्ल पटेल की बाइट है, एज ए जर्नलिस्ट जैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। आप उद्धव ठाकरे पे आरोप लगा रहे हैं जी। मैं समझता हूं कि शायद एनसीपी को इसलिए भी पूरी जानकारी है क्योंकि लगातार इस पीरियड में माननीय शरद राव के साथ मेरा संपर्क बना रहा, मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, जब जब उन्होंने समस्या कुछ बताई उसको हल किया। मुझे भी कब समस्या होती थी तो मैं शरद राव की हेल्प लेता था। और माननीय शरद राव इतने वरिष्ठ नेता हैं, समझदारी से काम करते थे। एक दिन पश्चिम बंगाल के लोग बांद्रा आ गए, आपको याद होगा, महाराष्ट्र सरकार तो संभाल नहीं पाई, रेलवे ने तुरंत ट्रेन अरेंज की, लेकिन पश्चिम बंगाल लेने को तैयार नहीं थी। मैंने माननीय शरद राव से रिक्वेस्ट की कि भाई आप पश्चिम बंगाल सीएम से बात करो, तो तब उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैं समझता हूं ऐसे मिलजुल के काम होता है, सरकारें चलती हैं, पीयूष जी, अच्छी आपने बात बोली, समस्याएं हल होती हैं। पीयूष जी, आप कह रहे हैं शरद राव पवार साहब संपर्क रख रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे संपर्क नहीं रख रहे।
मुझे एक भी बार आज तक फोन नहीं आया। उल्टे हम बार हम सामने से वहां के नोडल ऑफिसर को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को हम फोन कर करके बोल रहे हैं भाई और ट्रेनें ले लो। इस समय जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दहीसर में भी कई सारे श्रमिक इकट्ठा हुए हैं घर जाने के लिए, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जो विजुअल्स हमने देखे तो ये समस्या बड़ी है। पीयूष गोयल साहब, निदान क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र आपका अपना प्रदेश है, आपका अपना गृह प्रदेश है, जहां से आप आते हैं, काम करते हैं वहां पर। ऐसे में समस्या का निदान क्या है? अगर सीएम लिस्ट नहीं उपलब्ध करा पा रहा, वहां के श्रमिकों को नहीं यहाँ पर ले पा रहा, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है और इस समय जिस तरह का वाद विवाद बढ़ गया है, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो अरविंद सावंत हो, चाहे वो सेना के बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है अमित जी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। वास्तु स्थिति ऐसी है कि 3050 गाड़ियां निकल चुकी हैं अलग अलग जगह से देश में। हमें किधर कोई तकलीफ नहीं आई, गाड़ियां समय समय पे जा रही हैं, कोई तकलीफ नहीं आई। इस सब के बावजूद, उस सब के बावजूद स्थिति ऐसी बनी हुई है कि महाराष्ट्र लिस्टें नहीं दे तो मैं ट्रेन चला नहीं सकता हूँ। आखिर एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश्ड है, जिस स्थान पे उनको जाना है उसके स्टॉपेजेस हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, ट्रेन का टाइम टेबल बनता है, उसका रूट बनता है। स्थान पे जाने के बाद रिसीविंग स्टेट को उनकी मेडिकल चेकिंग करनी पड़ती है, क्वारंटाइन की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। वो उनको कुछ आर्थिक सहायता कई राज्य देते हैं, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आर्थिक सहायता देते हैं, उनको किट देते हैं सामान का, खाने पीने के सामान का, तेल का। अब वो सब के लिए उनको लिस्ट चाहिए, नहीं तो क्वारंटाइन कैसे करेंगे, मेडिकल टेस्ट कैसे करेंगे, बस कैसे अरेंज करेंगे उनको अपने अपने गांव पहुंचाने का। अब ये तो बड़ी व्यवहारिक बात है। मैं समझता हूँ अभी भी कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस समय आप सिर्फ और सिर्फ हमें लिस्टें मिल जाए, हम जितनी चाहिए ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। इस समय आप समूचे विपक्ष के निशाने पे हैं, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। सोनिया गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने बोला कि संघीय ढांचे को बर्बाद कर दिया इस मोदी सरकार ने, हमने इसे संजो के रखा था। मुझे लगता है उन्होंने अपने राज्यों से भी बात करनी चाहिए थोड़ा बहुत जी। कितना ज्यादा सहायता और सहयोग केंद्र सरकार सभी राज्यों को दे रही है। मैंने कल परसों भी किसी को ये बात बताई थी कि शायद उनका पकड़ अपने खुद के राज्यों पे ही खत्म हो गई है। उन्होंने तो पत्र लिखा था कि एडवर्टीजमेंट बंद करने चाहिए सरकारों को। उनके खुद के ही मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो हमें क्या सिखा रही हैं? उनके खुद के मुख्यमंत्री बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं फोटो के साथ। तो अब मैं समझता हूं कि उनकी पकड़ शनिवार को कमजोर होते जा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। पर राहुल गांधी बड़े एक्टिव हैं, वो मजदूरों के साथ मिल भी रहे हैं और उनका ये दावा है, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है, प्रॉपर फिल्म करके, देखी होगी आपने शायद। वेल, आप समझ सकते हैं कि हम सब दिन और रात बैठे काम में लगे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने में लगे हुए हैं। अब चॉइस देश की जनता का है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ पूरी देश की सरकार कैसे दिन रात लग के लोगों की समस्याएं हल करने में जुटी है। वो ज़्यादा अहमियत रखता है कि एक फोटो ऑप करना, एक थोड़ा बहुत फोटो निकालना। उनके पास भी कई राज्य हैं, महाराष्ट्र तो कांग्रेस का ही राज्य है। क्यों नहीं राहुल गांधी जी पहले महाराष्ट्र को ही संतुलन में लाते हैं, महाराष्ट्र की समस्याओं का हल कर दें। बहुत बड़ी कृपा होगी देश पे और महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर। जी, महाराष्ट्र के अंदर तो कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, शायद संतों की हत्या हो, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग देश के 30 से 35% केस कोविड के महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अब ये ट्रेनों का नया विवाद छिड़ गया है। क्या आपको लग रहा है बतौर सीएम उद्धव ठाकरे एक तरह से उस तरह की डायमेंशन नहीं दे पा रहे राज्य को जिस तरह की देनी चाहिए थी? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अमित जी, अब तो समय है कोविड के सामने हम सबको मिलके समस्याओं का समाधान करने का। मैं समझता हूँ सभी ने राजनीति बंद करनी चाहिए। वो हमें गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएं और हमें सिर्फ सच्चाई आपके समक्ष रखनी पड़े, ये विवाद नहीं है।
हमने तो सिर्फ सच्चाई देश मैं पूछ रहा हूं क्या उद्धव ठाकरे के गवर्निंग स्टाइल अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें हुई हैं, पिछले 2 महीने से जो कुछ हुआ है, पहले 2 संतों की हत्या, फिर 2 संतों की हत्या, कोविड का मिसमैनेजमेंट, नाउ दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू पीयूष गोयल। मैं समझता हूं कि ये सवाल आप देश की जनता को पूछिए, आपको सवाल का आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लगभग 6 साल से मंत्री हैं, आपका भी गवर्नेंस में अच्छा अनुभव है। व्हाट इज योर टेक? उद्धव ठाकरे की ये नई पारी है, वो नेता है पुराने, लेकिन उन्होंने कभी सीएम या कभी मंत्री नहीं रहे वो। मैंने आपकी बातचीत की शुरुआत से अब तक कहा कि हम कोई कोविड की लड़ाई को ना राजनीतिक रंग देना चाहते, ना विवाद करना चाहते। हम सिर्फ जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। कल खास तौर पे महाराष्ट्र के लिए मैंने ज्यादा चिंता की जब ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगा। रात को 2 बजे तक वेट करने के बाद जब 46 की लिस्ट आई, उसके बाद मैं अपने बाकी पेपर सॉर्ट आउट करने में लग गया। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको स्पष्ट निर्देश है, सब राज्यों को सामान्य सेवा दो, सब राज्यों को मदद करो, और हम सब, हर एक राज्य को, कोई भी सरकार हो, हम सब तट पर हैं उनकी मदद करने। आने वाले कल की दस्तक हमें सुनाई देती है, नई मंजिल है जिस ओर हमें वो दिशा दिखाई देती है। नए इंडिया का नया जोश, नए इंडिया का नया जोश, नए जोश से निकल पड़े हम, आने वाला कल होगा हमारा, नए इंडिया का नया जोश। और नए इंडिया के सफर में टेक्नोलॉजी की शक्ति लेकर आपका भागीदार रहेगा रिलायंस। नए इंडिया का नया जोश। साहब, मजदूरों को लेकर वाकई मेरे मन में भी बहुत चिंता है, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं चूक हुई? पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको? कहीं चूक हुई? क्योंकि मजदूरों को लेकर पूरे देश में बहुत उबाल है, एक्टर्स हो, नेता हो, तमाम लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं। चूक कहां हुई? व्हाट इज योर टेक? क्योंकि आप देश के रेल मंत्री हैं और इस समय रेलवे पर बड़ी जिम्मेदारी है। अमित जी, हम सभी चिंतित हैं, हम सब भी चिंतित है, रेलवे का एक एक व्यक्ति चिंतित है, देश के प्रधानमंत्री चिंतित है, सभी चिंतित हैं। लेकिन आप जरा इसके मूल्य में जाइए। क्यों महाराष्ट्र के लोगों को सड़क पे उतर के चलना पड़ रहा है? क्यों दक्षिण के कई राज्यों से लोगों को चलना पड़ रहा है? क्योंकि उस राज्य की सरकार जब तक व्यवस्थित रूप से उनकी देखभाल नहीं करेगी, उनको अच्छी तरीके से नहीं रखेगी, तो स्वाभाविक रूप से ये समस्या आएगी। आखिर उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे सबको संभाला, कैसे एक एक मजदूर की वो चिंता करते हैं, जो उनके राज्य में भी कई दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूर हैं, लेकिन वो तो नहीं भाग रहे हैं कोई इधर उधर जाने के लिए। लेकिन उन पर आरोप है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे प्रियंका गांधी ने आरोप लगा दिया। पीयूष जी, योगी आदित्यनाथ पे प्रियंका गांधी ने आरोप लगा दिया कि हम बसों से मदद करना चाह रहे हैं, ये लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो कह रहे झंडा बीजेपी अपना लगा ले लेकिन बसें चलने दें, हमें मजदूरों की चिंता। प्रियंका गांधी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 4 दिन तक ये विवाद चलता रहा। मैं समझता हूं आपके चैनल पे भी इसका तो पूरा खुलासा आ गया है, किस प्रकार से 2 व्हीलर के नंबर दिए गए बसों के नाम पे, किस प्रकार से ऐसे नंबर दिए गए जो बसों को फिट टू ट्रैवल परमिशन भी नहीं थी। आप कल्पना करिए, ऐसी बसों में अगर कोई मजदूरों को राज्य सरकार ले आती इनके कहने पे, और कहीं एक्सीडेंट हो जाता या कुछ, तो कितना बड़ा नुकसान होता। आपको शायद याद होगा, एक पिक्चर आई थी जिसमें कोई आरटीओ इंस्पेक्टर बिना चेकिंग करे बस की परमिशन देता था और कैसे एक्सीडेंट हो गया और बच्चे चले गए थे उसमें। हिंदुस्तानी
जी जी आपको शायद याद नहीं होगा, आप छोटे हैं उम्र में, हिंदुस्तानी पिक्चर आई थी जी। कमल हसन की थी, उसमें ये दृश्य दिखाया गया था। तो क्या योगी कमल हसन की फिल्म थी वो, कमल हसन की फिल्म थी जो मेरी अगर ये चिंता नहीं करें तो वाजिब होगा। जी पीयूष जी, बिल्कुल हम आखिरी राउंड में बातचीत की। अब उद्धव सरकार ने तो लिस्ट नहीं भेजी, लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं जब से आपने पहला ट्वीट किया, उससे पहले भी 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या केंद्र सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मजदूरों को नहीं बुला सकती? क्योंकि मेरी चिंता मजदूर है। चलिए, एक सरकार नहीं भेज रही, उनकी व्यवस्था नहीं है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अमित जी, संघीय ढांचे में अगर हमारे को क्या राज्य सरकार मांगे गृह मंत्री जी को पत्र लिख के कि हमसे नहीं संभलता और आप भेज के ही हमारे लिए सब प्रवासी मजदूरों की लिस्ट से बनवा दीजिए, सबका देखभाल करवाइए, तो हमें केंद्र से फोर्सेस भेज के करवाना पड़ेगा। पर उसके लिए तो संघीय ढांचे में राज्य सरकार को ही निर्णय लेना पड़ेगा। जी, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र नहीं, हर जगह मजदूर सड़क पर है, तो जो आपके राज्य है कम से कम वहां पर और मुस्तैदी के साथ अगर काम होगा तो। मैं नहीं मानता हूं इस बात को। आप कुछ पुरानी बातों की जिक्र कर रहे होंगे, जरा आज की कोई लाइव विजुअल्स निकालिए, अगर कहां पे लोग सड़कों पे। हमने तो सभी पूरे देश के 700 जिलाओं में, ये आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले रेलवे ने और मैंने पब्लिकली ये कहा था कि देश के 700 जिलाओं से रेलवे ट्रेन चलाने को तैयार है। अगर आपको कोई भी मजदूर किधर भी दिखे सड़क पे या चलते हुए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने दफ्तर ले जाए या कोई स्कूल कॉलेज ले जाए, उनकी लिस्ट बना दे, उनका स्थान बता दे कहाँ जाना है, हम वहीं से ट्रेन चला के उनको अपने गंतव्य स्थान पर ले जाए। पीयूष जी, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे ट्विटर को खोल के देखिए। मैं बिल्कुल हमने 10 दिन पहले आपने ट्विटर देश भर में सभी को आह्वान किया था। अधिकांश प्रदेशों ने इसकी चिंता करी है और मैं समझता हूं आज कोई आपको सड़कों पे इस प्रकार से मजबूर नहीं दिखेंगे। पीयूष गोयल जी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र से निकले तो उसकी पीयूष जी, आप ट्विटर पे बड़े एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे आपका इंटरव्यू काफी लोग देख रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, काफी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो सवाल यह आया है कि ट्रेनें आपने शुरू कर दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लड़की है सुप्रिया, वो शुक्रिया आपको अदा कर रही है और वो कह रही है कि सर ये बताइए कि क्योंकि कोरोना अब और फैल रहा है, तो ऐसे में ये ट्रेनें चालू रहेंगी कि आगे बंद हो जाएंगी, और इस पर जरूर आप अपनी राय रखिए। बहुत अच्छी बात कही बहन ने और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हमने आस्ते आस्ते इस कोरोना की लड़ाई में देश को आगे बढ़ाना है, लोगों को बहुत सावधानी रखते हुए। पीयूष जी, कई सारे सवाल आ रहे हैं। एक संदेश कुमार लिख रहे हैं, संजय राउत ने पूरे महाराष्ट्र को डुबा दिया है। इसके आगे जो वो लाइन लिख रहे हैं मैं पढ़ नहीं सकता। संदेश कुमार आर्या ने ये ट्विटर पे अभी 2 मिनट पहले लिखा। एक सज्जन है सुनील, वो लिख रहे हैं कि प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना चाहिए, मंत्रियों को भी फॉलो करना चाहिए, सांसदों को भी फॉलो करना चाहिए। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको भी करना चाहिए। पीयूष जी को आप हमारा मैसेज जरूर दीजिए, वो अपनी पार्टी में तो कम से कम बोलें। मैंने बोल दिया अविनाश जी आपके लिए। अगला सवाल है महाराष्ट्र से, सवाल है मुंबई से। एक जनाब सवाल पूछ रहे हैं, ये है कि हम महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज नहीं हम उतार सकते। हम तो ऐसे में ये दोहरे मापदंड है सरकारों के। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अब मैं समझता हूं इस विषय पे बहुत चर्चा हो गई है और ये सब सवाल आपको महाराष्ट्र को पूछने पड़ेंगे, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं। जी, लेकिन एक सवाल और आया है कि अलग अलग स्टेट्स में क्वारंटाइन को लेकर अलग अलग रूल्स बन गए हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है फ्लाइट्स के लिए। फ्लाइट्स के संदर्भ की ये बात है। देखिए, हमने तो एक सेंट्रल प्रोटोकॉल एडवाइजरी के रूप में निकाला है, पर हर एक प्रदेश को संघीय ढांचे में यह स्वायत्तता है कि वो अपने मापदंड बना सके। मैं समझता हूं अभी प्रदेशों ने भी थोड़ी समझदारी से थोड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोलना है। आगे चल के हमको कोविड के रहते हुए भी देश को आगे बढ़ाना है, तो सबको थोड़ा बहुत अब और ढील देनी पड़ेगी।
मेरा अनुरोध है सबसे कि केंद्र के द्वारा दिए जी। गए मापदंडों को अगर सब फॉलो करते हैं तो उससे देश जल्दी कोरोना की लड़ाई से बाहर निकल पाएगा। मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा, मैं वाणिज्य और उद्योग भी देखता हूँ, उसके जो जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसे एक आंकड़ा मेरे पास आया स्टील इंडस्ट्री का। अब स्टील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी संख्या में नॉर्मलसी की तरफ जाते जा रही है। कुछ कंपनियों ने बताया अब 60-65% हम कैपेसिटी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन एक रॉ मटेरियल है जो कई इंडस्ट्रीज में लगता है। कल ऑक्सीजन वालों ने बताया कि लगभग 65-70% तक प्री कोविड लेवल पे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है उद्योग को। मैं एक्सपोर्ट के निर्यात के नंबर्स देख रहा था, मई में जो अप्रैल में 60% गिर गए थे, अब मई का अनुमान है कि शायद 35% एक्सपोर्ट घटेगा, यानी 60 से सुधार करके 35 पे आ गया डिस्पाइट द लॉकडाउन इन मई। मेरा अनुमान है कि जून तक शायद वो 15-20% पे आ जाएगा, यानी इतनी नॉर्मलसी रिस्टोर होते जा रही है। तो देश अब नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। हम सब ने मिलके, और मैं अभी भी कहता हूं, राजनीति छोड़िए, लेकिन और सब राजनीति मिलके जी पीयूष जी, राजनीति कैसे केंद्र और राज्य छूटेगी? शिवसेना ने अपने देश को नॉर्मलसी की तरफ जी, भेजा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि योगी आदित्यनाथ हिटलर की तरह मजदूरों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो राजनीति खत्म कैसे होगी? ये तो बढ़ती जा रही है। आप पर भी अटैक हो रहा है, योगी आदित्यनाथ पर भी अटैक हो रहा है, तो ये खत्म कैसे होगी? अब तो बीजेपी के लोग भी बोलेंगे फिर। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबके कंधे बड़े चौड़े हो गए हैं जी। ऐसे अटैक्स को हम बहुत आसानी से झेल लेते हैं। जी, आप सामना ने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा, हिटलर जैसी बात, व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना पहले भी करते थे, हमने कई बार इसको नजरअंदाज किया, हमने फिर भी अपनी मित्रता कायम रखी, पर शायद एक मोड़ ऐसा आया कि वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था और आगे साथ काम करना संभव नहीं था। डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे, उनके लोगों के प्रति जो फीलिंग्स थी, जो सद्भावना थी, उसके कारण शिवसेना के भी माननीय सांसद और माननीय आमदार चुन के आए, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सेना के साथ रिकंसाइल हो सकता है? महाराज योगी, एक मिनट जी, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी को कोई सामना का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनका पूरे देश में जो लोकप्रियता है, पूरे देश में जिस प्रकार से लोगों ने उनके काम की सराहना की है, जिस प्रकार से हम केंद्र में बैठे हुए देख रहे हैं, जी 22, 23, 24 करोड़ लोगों का इतना बड़ा प्रदेश इतनी अच्छी तरीके से महाराज जी संभाल रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में बड़ा सवाल, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ रिकंसाइल हो सकता है? आमेश जी, अभी तो हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहाँ राजनीति को बार बार जोड़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, एक्सक्लूसिव ऑन न्यूज़ 18 नेटवर्क। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, थैंक यू सो मच।